तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अबाउट कार्डियक साइकिल कि किस तरीके से होती है, क्या क्या पार्ट्स है जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स, मतलब कि कितना वॉल्यूम, कितना ब्लड पंप हो जाता है इतने इतने टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल, ये जो हमने पढ़ा था कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूरा एक जो सीरीज़ था वो पूरी एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। मैंने बताई थी ये चीज़, ठीक है। तो 1 हार्ट बीट इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल। अब हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, यानी कि 72 टाइम्स करता है 1 मिनट में। अब हम देखेंगे कि फिर एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। यूजुअली ये होता है, एक मिनट, तो अगर 1 मिनट में हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होती है, 72 हार्ट बीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में पूछा जाता है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड में 72 कार्डियक साइकिल्स हो रही है। अब मुझसे कोई पूछ ले कि एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है, मैं क्या करूँगी, सिंपली 60 को 72 से डिवाइड कर दूँगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड्स, यानी कि एक कार्डियक साइकिल इतनी देर में हो जाती है। वो जो एक कार्डियक साइकिल का मतलब है पूरा एक हार्ट के, पूरा वो पंप होके लंग्स से पूरा हार्ट के थ्रू पास होके वो जो पूरा एक प्रोसेस था जो हमने पूरे डिटेल में पढ़ा था, उसको होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ये इतनी जल्दी जल्दी होता है ये वाला काम। अब हमने देखा था कि जो वेंट्रिकल्स थी वो है ऊपर वाले एओर्टा को देती है ब्लड, और वो पूरी आर्टरीज जो होती है पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि वेंट्रिकल्स है जो फाइनली ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक कार्डियक साइकिल में, इन 1 कार्डियक साइकिल, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो लगभग 70 ml ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि जब एक कार्डियक साइकिल होती है तो जो वेंट्रिकल्स को ऊपर ब्लड देना होता है ना एओर्टा के पास, वो लगभग 70 ml ब्लड को ऊपर तक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। यानी कि 0.8 सेकेंड में हमारी बॉडी में 70 ml ब्लड पंप हो चुका होता है। सिंपल भाषा में वो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल्स लगभग 70 ml ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कोई मुझसे पूछ ले कि टोटल निकालो 1 मिनट का, मतलब कि पूरा हार्ट द्वारा कितना पंप हो रहा है वो मुझे निकाल के दो, वेंट्रिकल यानी कि पर मिनट में कोई मुझसे पूछे बताओ टोटल कितना ब्लड पंप हो रहा है, तो 0.8 सेकेंड्स का आया है। अब हम क्या करें, अगर इस 70 ml यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम को 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है, अगर एक कार्डियक साइकिल में इतना ब्लड पंप हो रहा है, इसको मैं अगर 72 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि 1 मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप होता है। ये अभी सिर्फ सेकंड्स का निकला है, याद रखना, ये सिर्फ 0.8 सेकंड्स का निकला है। अगर मुझे निकालना है कि 1 मिनट में कितना हो रहा है, मैं इस 70 को कर दूंगी। अब मुझे निकालना है कार्डियक आउटपुट। इसको जो 1 मिनट का टोटल होता है ना, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसको लिखेंगे ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन कितना टाइम, 1 मिनट। 1 मिनट का निकाल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आया है ना, इसको हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया है, 70 ml, इसको कर देंगे कितनी हार्ट बीट, 72, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ये लगभग आएगा 5040 ml
यानी कि लगभग 5 लीटर्स के आसपास। ये 5 लीटर जो होता है ये हमारा कहलाता है कार्डियक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया है, 5 लीटर, जो कि है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 5040 मतलब 5 लीटर से भी 40 ml ज़्यादा है, इतना ज़्यादा होता है, इसको लगभग हम 5 लीटर बोल सकते हैं। इसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। तो 2 चीज़ें याद करने वाली है, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगा, वेंट्रिकल्स ने एक बार में कितना ब्लड किया एक कार्डियक साइकिल में, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका अमाउंट कितना होता है 70 ml। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम से हम कैसे कार्डियक आउटपुट निकालते हैं, ये चीज़ें हैं याद रखने वाली। इसी के साथ हमारा हार्ट का पूरा जो होता है वो ख़त्म होता है, पूरा कार्डियक साइकिल का फंडा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या है। तो जब देखा है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप निकालता है, आपके आगे पीछे स्टेथोस्कोप लगा लगा के चेक करते हैं कि सब नॉर्मल है या नहीं है। उस टाइम पे डॉक्टर्स को ना 2 तरह की आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ को बोलते हैं लब और दूसरे को बोलते हैं डब। ये 2 साउंड्स हैं जिसकी वजह से मतलब ये 2 साउंड है जो देखी जाती है उस टाइम पे फॉर कि हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये लब साउंड आती है जब वो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होती है ना वो बंद हो जाती है, यानी कि ये साउंड आती है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ये है पहली साउंड लब। कब आती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद होती है। वो बंद कब होती होगी, जब वो आगे वाले को ब्लड ट्रांसफ़र कर देती होगी तो वो बंद हो जाती है ताकि पीछे की साइड ब्लड आए तो वो मिक्स ना हो पाए। ठीक है, वो बंद हो जाती है। और जो डब साउंड है वो आती है जब वो जो सेमील्यूनर वॉल्व्स होती है ना, जो एओर्टा की साइड पे होती है, जब वो बंद होती है। वो बंद कब होती होगी, जब बॉडी तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया होगा, यानी कि जब सेमील्यूनर वॉल्व्स से होते हुए ब्लड एओर्टा के पास चला गया होगा तो सेमील्यूनर वॉल्व्स बंद हो गई होगी, क्योंकि आगे की तरफ ब्लड चला गया, गलती से भी पीछे आता है तो वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वॉल्व्स बंद हो गई। तो उस टाइम पे साउंड आती है डब। तो इसको लिखेंगे ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। नहीं, सिर्फ क्लोज होने पे। तो ये साउंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साउंड्स। इनके थ्रू पता कर सकते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर कि हार्ट फंक्शन कर रहा है नॉर्मली या नहीं कर रहा है, और बहुत क्लियरली आती है आवाज़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लब और डब कब आती है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर में आता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने टीवी वगैरह में देखा है, पी 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 करके साउंड आती है, पेशेंट लेटा हुआ होता है बेड पे और साइड में ही मॉनिटर लगा होता है, उस पर क्या होता है उसकी हार्ट की एक्टिविटी चल रही होती है, पी 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 साउंड आती है, और अगर लाइन एकदम सीधी तो पी और पर्सन गया, यानी कि उस टाइम पे हार्ट बीट रुक गई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो शो करता है कि इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं हार्ट में क्या काम हो रहा है। ठीक है, इसकी ये हेल्दी पर्सन के हार्ट के फंक्शन से ग्राफ लिया गया है, तो ऑलमोस्ट सब में सही पर्सन में, हेल्दी पर्सन में यही शेप रहती है ग्राफ की, अनलेस कुछ और बीमारी है या कुछ और तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली यही रहता है। तो सबसे पहले ईसीजी होता क्या है, 2 शब्द होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना वो मशीन का नाम है, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे, ये है मशीन का नाम, यानी कि वो जो मशीन होती है मॉनिटर वाली, और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना वो इस ग्राफ को बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ग्राफ तो ग्राफ को बोलते होंगे, नहीं, ग्राफ वाली चीज़ मशीन के लिए यूज़ होती है, ग्राम वाली चीज़ ग्राफ के लिए यूज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी बहुत बार पूछ लेते हैं इस चीज़ में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये होता है ग्राफ के लिए यूज़। ठीक है, तो अगर हमें कोई बोल दे कि इसकी फुल फॉर्म लिखो ईसीजी, दोनों को ईसीजी बोलते हैं शॉर्ट में, ईसीजी। तो ईसीजी होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब देखा जाता है हर एक कार्डियक साइकिल में, उसको हम बोलते हैं ईसीजी, शॉर्ट में ईसीजी। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती कहाँ से होगी भाई? सीनो आर्टेरियल नोड, एसएएन, वहाँ से सिग्नल्स जनरेट होते हैं हार्ट पे, वही काम करते हैं इस चीज़ को इस ग्राफ को बनाने में। सिग्नल वहाँ से चलेगा नहीं ना, तो यहाँ पे हम देख नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। वहीं से हार्ट का फंक्शन शुरू होता है, एसएएन, वहीं से सिग्नल शुरू होते हैं और उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राफ शो क्या कर रहा है। ये तो हो गई डेफिनेशन, किसको क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ हो गई। ये शो क्या कर रहा है पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या चल रहा है भाई। पी, ये जो पी वाला पोर्शन दिख रहा है, पी वाला एरिया, वो तुमसे पूछते हैं हर एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पी वाला एरिया है वो शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, आर्टरिया, कुछ भी बोल सकते हो, आर्टरिया, आर्टरिया। हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन, एक और शब्द यूज करते हैं, बताती हूँ एक सेकेंड। हाँ, पी वाली चीज़ शो करती है, पी वाली पॉइंट शो करता है कि जो ब्लड है वो आर्टरिया में आके भर चुका है, दोनों, याद रखना दोनों, क्योंकि तुमने देखा ना दोनों में एक साथ आ रहा था, दोनों में आके भर चुका है ब्लड। यानी कि इसको मैं कह सकती हूँ आर्टरियल सिस्टोल, कह सकती हूँ। सिस्टोल हम तभी कहते हैं ना जब उसमें ब्लड भर रहा होता है, आर्टरिया का हो रहा है तो आर्टरियल सिस्टोल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आर्टरियल सिस्टोल। ये कौन शो कर रहा है? पी वाला पॉइंट शो कर रहा है। उसके बाद इधर देखो QRS, बहुत इंपॉर्टेंट है। QRS शो करता है कि अब जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भर गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। और कुछ बोल सकती हूँ मैं इसको, एक ये भी बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, बिल्कुल, और बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देख रहे हो QRS कितना हाई पीक तक चल रहा है। जैसे QRS खत्म होगा, T शुरू होना स्टार्ट होगा, वैसे ही T वेव शो करती है कि जो वेंट्रिकल्स है उन्होंने ब्लड को बॉडी पार्ट्स में भेज दिया है, अब वो रिलैक्स हो गई है। यानी कि हम बोल सकते हैं T वेव शो कर रही है रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन, याद रखना यही शब्द यूज किया हुआ है, रीपोलराइजेशन ऑफ किसका? वेंट्रिकल्स, विच मीन्स ventricles are in a relaxed stage, relaxed state। और हम और कुछ बोल सकते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, गुड।
ठीक है, तो ये शो करता है भाई ये ग्राफ, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ इस ग्राफ की शेप में, यानी कि पर्सन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल कि किस पॉइंट को देखकर तीनों में से मैं ये बता सकती हूँ कि हार्ट का कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट जो हमने भी पिछले स्लाइड में वो करा, कैलकुलेट किया, किस पी क्यू आर एस या टी किसको देख के बता सकती हूँ कि मैं कि कितना ब्लड एक साइकिल में पंप हो रहा है। सोच के बोलना ज़रा, देखो इजी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना। पक्का? फाइनली बॉडी पार्ट्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वेंट्रिकल्स, यानी कि ये तो पता है कि वेंट्रिकल से रिलेटेड कुछ होगा, यानी कि देखो यहाँ पे ये होगा, ये जो QRS वाला वेव है ये हमको बता रहा है कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा है। भाई वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा होगा उतना ही तो वो आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि QRS वाला वेव शो करता है कि एक साइकिल में हार्ट कितना ब्लड को पंप करके आगे भेजेगा। QRS वाला, QRS वेव को पढ़ के मैं पता लगा सकती हूँ कार्डियक आउटपुट कितना है। साइकिल बहुत जल्दी जल्दी चलती है, पता चल जाता है इजीली। तो वो पी में जाएगा पहले, तभी तो वो बताएगा। पी का ग्राफ थोड़ा सा बिगड़ेगा कि भाई इतना कम ब्लड गया है, तभी तो वो QRS उस पे तो डिपेंड। हाँ, मतलब पी से पास होते हुए QRS को, तो QRS की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करके ना मुझे करेक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे डायरेक्टली चलेगा, पी से तो पास होके जाएगा ऑब्वियसली। तो पी की भी तो शेप बदलेगी ना, फिर पी को भी देख के हम ऐसे बता सकते हैं। पी को देख के ये नहीं बता सकते कि बॉडी पार्ट में, क्योंकि कभी कभी वो पी ये शो कर रहा है कि आर्टरिया में कितना ब्लड भरा। अब जब आर्टरिया वेंट्रिकल को ब्लड भेजेगी ना तो वो थोड़ा सा रख भी सकती है अपने पास, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का, लेकिन वेंट्रिकल जब भेजेगा तो वो सारा भेजेगा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ। तो इस QRS से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय काउंटिंग the number of QRS complex we can calculate cardiac output। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ क्यों QRS से ले रहे हैं? ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलना चाहिए क्योंकि हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, बट मशीन के बिना तो ग्राफ नहीं पढ़ लेंगे, इसलिए दोनों चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था अपने टाइम में, क्या उल्टा क्यों दे रखा है, बट हाँ हमें ऐसे ही करना है क्योंकि ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कर लो इसको नोट। हाँ, तो एक्चुअली जो ये हार्ट अपना होता है, मैंने तुम्हें बताया था हार्ट को ना बाहर के किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। हार्ट क्या करता है, अपने सिग्नल्स को खुद ही जनरेट करता है, खुद ही काम करता है, इसलिए हम हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक एक शब्द है, इसका मतलब है सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द हार्ट, या बोल सकते हैं सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड इंट्रिंसिकली, यानी कि खुद ही सिग्नल लेके खुद ही काम करता है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रेन के कंट्रोल में कुछ भी ना हो, भले ही हार्ट कितना भी इंडिपेंडेंट है, खुद से काम कर रहा है, बट स्टिल कुछ ब्रेन के पार्ट्स हैं जो उसकी एक्टिविटी पर असर कर सकते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, मायोजेनिक सिग्नल्स आर जनरेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब इनसाइड। तो अगर वो तुमसे पूछे कि हार्ट इज मायोजेनिक, इसका क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये है कि इनसाइड द हार्ट सिग्नल्स आर जनरेटेड इंट्रिंसिकली। आप इतना लिख दोगे काफ़ी है। वो आपसे सिर्फ मायोजेनिक का मतलब पूछेंगे। अब ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस, बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वही है सिग्नल्स को पास करने वाला। इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
NS लिख रही हूँ शॉर्ट में। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इसमें ये पावर है कि ये ब्लड के जो हम कार्डियक आउटपुट निकाल रहे हैं ना 5 लीटर वाला, उसको चेंज कर सकता है। तो सिंपली कैन ऑल्टर दी, ऑल्टर मतलब चेंज करना, कैन ऑल्टर दी कार्डियक आउटपुट। कौन सा पार्ट? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। हमने याद है पॉन्स पढ़ा था, पॉन्स और याद नहीं आ रहा, पॉन्स था और उसी के आसपास ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है। हाँ तो देख लेते हैं। ये रहा मेड्यूला, इसी को बोल रहे हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ हिंड ब्रेन। इसमें ये पावर है कि ये कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सके। अब ये तो बात हो गई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये पावर है कि वो कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकता है। कम ज़्यादा अभी नहीं देखना, अब इन दोनों को देखते हैं। ये होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें पावर है कि ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, इंक्रीजेस दी कार्डियक आउटपुट। यानी कि बेसिकली कर क्या रहा होगा, हार्ट बीट तेज कर रहा होगा, हार्ट बीट तेज करके ज़्यादा ब्लड भर रहा होगा वेंट्रिकल्स में, और फाइनली जब हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी, ब्लड भी ज़्यादा होगा, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा ही निकल के आएगा। ये सिचुएशन तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा डर में होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, तो हमारा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है। ये वही वाली सिचुएशन है। ठीक है, ये काम कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम एड्रीनल ग्लैंड के भी कुछ हार्मोन होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ एड्रीनल ग्लैंड्स हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। ये भी ये काम कर सकते हैं। और ये सब एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, कुछ हार्मोन रिलीज करता है, उसको एड्रीनेलिन ही बोलते हैं। एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, वो तब रिलीज होते हैं मान लो हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, हम बहुत डर की सिचुएशन में होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये भी वही सिचुएशन थी, इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एक तरीके से टेंशन। हाँ बिल्कुल, डर वाली सिचुएशन। अब यहाँ पे आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। मान लो मैं बहुत रिलैक्स स्टेट में हूँ, मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, सो रही हूँ, गुड वन की सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई, बहुत ज़्यादा कुछ भी काम नहीं। उस केस में क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है क्योंकि हम बहुत आराम आराम से सांस ले रहे हैं। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, डिक्रीजेस दी कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ये है हमारा ब्रेन के द्वारा कैसे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। तो अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स जो कि है रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम से। सबसे पहला आता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत कॉमन है, बहुत सुना होगा। तो मैंने बताया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80, ये चीज़ मैंने बताई थी पहले। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80।
120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर को शो करता है, बताया था मैंने। ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल में कितना ब्लड भर रहा है, उस टाइम का जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो अगर इससे ज़रा सा भी ऊपर या नीचे हुआ इस नॉर्मल से तो हम उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। बट यहाँ पे हाई की बात करें तो हम हाई की बात करेंगे। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर हो गया 140/90, तो ये क्लियरली दिख रहा है हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। और हो किस वजह से सकता है? ज़्यादा स्ट्रेस, खाना पीना, हमारी डाइट कैसी है उस पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्लियर? उसके बाद सेकेंड डिजीज़ आती है, हाँ, अब जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो हाई बीपी कैन ऑल्सो अफेक्ट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाँ हाँ, ऑब्वियसली हार्ट तो है, बट इनको भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन तो मेन है, उस पर कुछ नुकसान तो बॉडी को नुकसान। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड आता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। और इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब इसी का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, मतलब जो बॉडी तक या हार्ट तक जो भी मसल्स है, जितनी भी मतलब वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड को लेके जा रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, घी, तेल, मक्खन, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बोलना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाके जम जाता है। पाइप में कचरा फंसेगा तो क्या होगा, पानी को आगे जाने में दिक्कत होगी। यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जो होती है ना, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं उन आर्टरीज में जाके जम जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड को आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उस तरीके की बीमारी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी कभी बहुत सीरियस भी हो सकता है। तो जब बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है टोटली भी ब्लॉक हो सकती है। पर्सन को टाइम पे पता चल गया, हॉस्पिटल में गए, बोलो क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, एक कैथेटर डालते हैं जिससे वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना, उसको वहाँ से हटाया जाता है। बहुत टफ ट्रीटमेंट होता है, बट हाँ ये किया जाता है। तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस ये एक और बीमारी होती है। एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन, अक्यूट चेस्ट पेन। कभी कभी क्या होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ की दर्द होने लगता है। किसी भी एज के लोगों को हो सकता है भाई, ये मिडल एज के, ओल्ड एज के, यंग को बहुत कम, बट हो सकता है एकदम से तेज़ की ना चेस्ट में पेन होने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट के पास जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए वो जा नहीं पाती, उसको जितनी चाहिए उतनी उसको मिल नहीं पाती, इसकी वजह से वहाँ पे दर्द होने लगता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि वो ब्लड नहीं पंप कर पाएगा ऑक्सीजन के बिना, उसकी वजह से वहाँ पे पेन होने लगता है। चेस्ट के पास ही तो है हार्ट, उसको बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, व्हेन इट अकर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन
नहीं नहीं, कैंसर नहीं, कैंसर तो अलग है। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हार्ट को जितनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि बार बार होगा, एक बार बहुत ज़्यादा हो सकता है, या किसी को बहुत दिन से हो रहा है तो फिर डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा इससे पहले कि वो सीरियस हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। भाई हार्ट फेलियर नाम से ही समझ आ रहा है, बट ये वो नहीं है जिसमें पर्सन की डेथ होगी। देखना अभी बताती हूँ इसमें फ़र्क क्या है। हाँ, तो 3 चीज़ें आती है। सबसे पहला है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ये शब्दों का ना मतलब बहुत उल्टा उल्टा सा है, इधर कंफ्यूजिंग है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, 3 चीज़ें हैं जो एक साथ चलती है। हार्ट अटैक, भाई देखो सबसे पहले हार्ट फेलियर, या हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं। ये तब होता है जब हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं करता कि वो बॉडी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि मेरा हार्ट, मुझे मान लो मेरे को 5 लीटर ही ब्लड चाहिए बॉडी को, बट ये 3 कर रहा है, 3.5 कर रहा है, बॉडी की ज़रूरत से कम ब्लड को पंप कर रहा है, तो उस वजह से उस डिजीज़ को बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन डेड हो जाएगा, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है देखा जाता है। पर्सन की डेथ ज़रूरी नहीं है, बट सीरियस होगा तो डेफिनेटली हो सकती है। तो मैं लिख देती हूँ, व्हेन हार्ट डज नॉट पंप इनफ ऑक्सीजन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझ आया हार्ट फेलियर का मतलब। तो व्हेन हार्ट डज नॉट पंप इनफ ऑक्सीजन टू मीट द डिमांड्स ऑफ बॉडी, जितनी बॉडी को ज़रूरत है तो उससे कम कर रहा है। हाँ, अब दिक्कत क्या है वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, बट हाँ कह सकते हैं कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसने ब्लड पंप नहीं किया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है कार्डियक अरेस्ट। इस केस में पर्सन तुरंत मर जाएगा। श्रीदेवी का केस सुना था? श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तो बोला जा रहा था कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया। हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस में ना बहुत कॉमन है ये बीमारी। इसमें क्या होता है, दिल धड़कना ही बंद कर देता है एकदम से। व्हेन हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, भाई पर्सन की अल्टीमेटली सेकेंड्स में डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो इसमें है व्हेन हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट धड़कना ही बंद कर दिया, तो उसमें टाइम थोड़ी ना बचने का, गया तो गया। आप हॉस्पिटल ले जाओ, कुछ भी कर लो, वो सेकेंड्स में मर जाएगा पर्सन। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट अटैक। नहीं नहीं, कार्डियक अरेस्ट में नहीं दे सकते, वो इन सिचुएशंस में देते हो, हार्ट फेलियर वाले सिचुएशन में और हार्ट अटैक। भाई कार्डियक अरेस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ी ना कहीं जाने का, वो पर्सन जहाँ है वो वैसे ही चला जाएगा बस। भाई हार्ट का बंद होना, आपके पास 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, करंट देते हैं, वो इन केसेस में देते हैं। पहला, दूसरा, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, सुना होगा। हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड जो है वो इतने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड वेसल्स से जा रहा है कि उससे हार्ट पे असर पड़ रहा है। पाइप में ना बहुत तेज़ की पानी जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, हार्ट पे उसका असर पड़ता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट अटैक में लिखेंगे when the heart muscles is suddenly, when the heart muscles
आर सडनली डैमेज्ड ड्यू टू inadequate ब्लड सप्लाई। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, इतने ज़्यादा स्पीड से या इतने बुरी तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है कि हार्ट मसल, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, हार्ट के मसल्स वो कार्डियक मसल्स बोलते हैं, भाई वो डैमेज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक से तुरंत पर्सन मर जाएगा, टाइम होता है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो व्हेन द हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट मतलब बहुत अजीब तरीके से, बहुत अलग तरीके से ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। वो ब्लड वेसल्स जो या तो हार्ट तक ब्लड ले जा रही है, हार्ट से ब्लड ले जा रही है, कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक की भी स्टेज होती है ना? हाँ हाँ, कहते हैं स्टेजेस में होता है, जो लास्ट स्टेज होगी वो सीरियस होगा, उसमें बचने के चांसेस नहीं होते, बट फर्स्ट सेकंड में बचाया जा सकता है, तो वही होता है हार्ट अटैक। हुआ है तीनों का क्लियर? तो ये होती है हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, जो कि हार्ट से रिलेटेड हर चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो तो बहुत सीरियस भी कुछ हो सकता है। तो कहते हैं दिल में छेद है, वो कौन से में आएगा? वो एक डिसऑर्डर हुआ, दिल में छेद है, वो भी तो कहते हैं वो भी एक डिसऑर्डर। वो इसमें, हाँ वो इसमें नहीं बताया, वो आई थिंक आगे के चैप्टर्स में या शायद 12th में मिलेगा पढ़ने को। हाँ वो 12th में होता है। हाँ वो हार्ट की बीमारी है, बट वो कुछ अलग चीज़ है, वो जेनेटिक है, वो बचपन से है, वो मुझे समय के साथ नहीं हुई है। ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो यही, इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। ठीक है।